हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर अलर्ट इन थ्रिसूर एज एंथ्रेक्स कंफर्म्ड एट अथिरापिल्ली और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाट इज एंथ्रेक्स द इन्फेक्शियस डिजीज फाउंड इन केरला के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। आज का विषय है एंथ्रेक्स संक्रमण और इससे जुड़े अन्य पहलू। तो दुनिया भर में बीमारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी बीमारी चुपके से दस्तक दे देती है। बीमारियां चाहे मनुष्य से जुड़ी हों या जीव जंतुओं से, किसी न किसी रूप में खबरों में बनी रहती हैं। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पूरी दुनिया लगभग बीते 2.5 साल से कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। ये कोरोना वायरस से फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग दरअसल वायरस, बैक्टीरिया, कवक अथवा परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण फैलने वाले रोग हैं, जो मनुष्य को संक्रमित कर सकते हैं। बदलते समय के साथ साथ कुछ इसी तरह के संक्रामक रोग हमारे सामने आते रहते हैं और हाल ही में केरल में इस तरह का मामला देखा गया। इसके अथिरापिल्ली वन क्षेत्र में संक्रमण के चलते कई जंगली सुअरों की मौत हो गई। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग एवं वन विभाग ने इन मौतों की जांच की तो पता चला कि ये पशु एंथ्रेक्स नामक बीमारी से संक्रमित थे। एंथ्रेक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद केरल के पशुपालन विभाग ने कोझिकोड जिले में एक एडवाइजरी जारी की। इस घटनाक्रम के बाद से एंथ्रेक्स संक्रमण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम एंथ्रेक्स संक्रमण और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करें। तो आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये एंथ्रेक्स संक्रमण है क्या। तो एंथ्रेक्स को दरअसल मैलिग्नेंट पस्ट्यूल अथवा वूल सॉटर रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया रॉड के आकार का होता है और प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाया जाता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये मुख्य रूप से शाकाहारी जीवों में होने वाली एक बीमारी है, जिससे पालतू और जंगली दोनों तरह के जानवर प्रभावित होते हैं। एंथ्रेक्स एक जूनोटिक रोग भी है। जूनोटिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जानवरों से मनुष्यों में संचारित होते हैं। संक्रमित जानवरों अथवा संक्रमण से प्रभावित पशु उत्पादों के संपर्क में आने से ये बीमारी मनुष्यों में भी फैल सकती है। हालांकि WHO ने एंथ्रेक्स को एक गैर संक्रामक रोग माना है, लेकिन अब तक इसके व्यक्ति से व्यक्ति संचरण के कई मामले देखने को मिल चुके हैं। खेती वाले इलाकों में एंथ्रेक्स संक्रमण का होना आम बात है। ये मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका, उपसहारा अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप और कैरिबियन क्षेत्रों में फैलता है। भारत के दक्षिणी राज्यों में इस संक्रमण का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि उत्तरी राज्य इससे कम प्रभावित रहे हैं। चलिए अब इसके बाद एक नजर इस रोग के लक्षणों पर डाल लेते हैं। तो इस बीमारी का पहला संकेत पशुधन प्रजातियों जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी आदि में तब देखने को मिलता है जब इनके झुंड में से 1 या 2 जानवरों की अचानक मौत हो जाती है। मौत से पहले अगर उनमें तेज बुखार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो इसकी काफी संभावना है कि उनमें एंथ्रेक्स का संक्रमण रहा होगा। वन्य जीवों की बात करें तो उनकी अचानक मृत्यु होना इस संक्रमण का एक सामान्य संकेत माना जाता है। WHO के अनुसार एंथ्रेक्स के लक्षणों में मुंह, नाक, कान आदि से खून निकलना, सूजन, हार्ड मोटिस और रक्त के थक्के बनना आदि शामिल है। अब एंथ्रेक्स के प्रकारों की बात करें तो इसे मोटे तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। त्वचीय यानी क्यूटेनियस, इनहेलेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। तो क्यूटेनियस में त्वचा प्रभावित होती है। आमतौर पर जो लोग जानवरों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं उनकी त्वचा पर कट या खरोंच लग जाता है। इस कट के जरिए उनमें बैक्टीरिया का प्रवेश हो जाता है।
इस तरह का संक्रमण त्वचीय या क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कहलाता है। ये सिर, गर्दन अथवा हाथों पर होने वाला सबसे आम एंथ्रेक्स संक्रमण है। ये संक्रमित जगह के आसपास की त्वचा और ऊतकों यानी टिश्यूज को प्रभावित करता है। इसके बाद जब जानवरों की खाल अथवा बालों में मौजूद बैक्टीरिया नाक के जरिए मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं, तब उससे इनहेलेशन एंथ्रेक्स हो सकता है। इसके शरीर में फैलने से छाती में लिम्फ नोड्स शुरू होता है, जिससे सांस लेने में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं संक्रमित जानवरों का कच्चा या अधपका मांस खाने से शरीर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स का संक्रमण हो सकता है, जो पेट और आंतों को प्रभावित करता है। चलिए अब समझते हैं कि जानवरों और मनुष्यों में इसका संक्रमण किस तरह होता है। तो जब पालतू एवं जंगली जानवर सांस लेते हैं या दूषित मिट्टी, पौधों या पानी में मौजूद बैक्टीरिया के बीजाणुओं को चारे के साथ निगल जाते हैं, तो उनके संक्रमित होने की संभावना बन जाती है। जब संक्रमित जानवर भूमि से घास या अन्य चारा खाते हैं, तो वे अपने मुख से कुछ बैक्टीरिया या उनके बीजाणु जमीन पर छोड़ देते हैं। इस तरह बैक्टीरिया के बीजाणु हवा के संपर्क में आने पर फैल जाते हैं और दशकों तक मिट्टी में बने रह सकते हैं। इसके बाद जब कोई जानवर इनके संपर्क में आता है, तो ये बैक्टीरिया के बीजाणु जर्मिनेट होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और पूरे शरीर में इनका प्रसार होने लगता है। ऐसे में कह सकते हैं कि शाकाहारी जानवर दूषित मिट्टी या चारे के जरिए संक्रमित हो सकते हैं। वहीं सर्वाहारी और मांसाहारी जानवर संक्रमित जानवर के मांस का सेवन करने पर संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार एंथ्रेक्स से संक्रमित शवों के संपर्क में आने से भी जंगली जानवर बीमार हो सकते हैं। मक्खियां इस रोग के विस्फोटक प्रकोप में सहायक हो सकती हैं। चलिए अब बात मनुष्यों में इसके संक्रमण की कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य लगभग हर दिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जानवरों या पशु उत्पादों के संपर्क में आते रहते हैं, इसलिए वो भी संक्रमित जानवर अथवा उसके उत्पाद के संपर्क में आने या उनका सेवन करने पर संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों में सांस लेने, दूषित भोजन खाने, दूषित पानी पीने, त्वचा में कट अथवा खरोंच लगने पर भी एंथ्रेक्स का संक्रमण हो सकता है। इस मामले में अमेरिका की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी CDC यानी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र का कहना है कि इस बैक्टीरिया के बीजाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद सक्रिय हो जाते हैं, जो जर्मिनेट होकर अपनी संख्या को कई गुना तक बढ़ा लेते हैं। ये पूरे शरीर में फैलकर गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं और अगर उचित उपचार नहीं किया जाता है, तो ये संक्रमण मृत्यु का कारण भी बन सकता है। अब इन सब के बाद सवाल है कि आखिर इस संक्रमण को कैसे रोका जाए। तो एंथ्रेक्स संक्रमण को जड़ से खत्म करने का सबसे कारगर तरीका पशुओं का संपूर्ण टीकाकरण है, ताकि इस बीमारी और इसके बैक्टीरिया के फैलाव को रोका जा सके। आपको बता दें कि एंथ्रेक्स संक्रमण को रोकने हेतु मनुष्यों के लिए भी टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इन टीकों की उपलब्धता आमतौर पर जोखिम वाले व्यक्तियों, मसलन प्रयोगशाला कर्मचारी या फिर जानवरों को संभालने वाले लोगों तक ही सीमित है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जानवर के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां फायदेमंद साबित हो सकती हैं। WHO ने भी माना है कि संक्रमण के शुरुआती दौर में दी जाने वाली एंटीबायोटिक थेरेपी बेहद कारगर साबित हुई है। इन एंटीबायोटिक दवाओं में पेनिसिलिन एक लंबे समय से लोकप्रिय एंटीबायोटिक दवा रही है, जबकि हालिया समय की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल है कि क्या एंथ्रेक्स हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? तो जो कि पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण की मार को बेहद करीब से देख चुकी है, ऐसे में एंथ्रेक्स संक्रमण भी हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही ऐसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का उपयोग जैव आतंकवाद के रूप में किया जाए। आने वाले समय में आतंकवादी या कुछ गैर जिम्मेदाराना देश एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का उपयोग जैविक हथियारों के रूप में कर सकते हैं। गौरतलब है कि जैविक हथियार मनुष्यों, जानवरों अथवा पौधों को नुकसान पहुंचाने, उन्हें मारने और रोग फैलाने वाले जीवों अथवा विषैले पदार्थों का प्रसार करते हैं। जैविक हथियारों के रूप में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का प्रयोग इसलिए भी आसान है क्योंकि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के बीजाणु आसानी से प्रकृति में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें प्रयोगशाला में भी आसानी से पैदा किया जा सकता है। ये बीजाणु पर्यावरण में लंबे समय तक रह सकते हैं और इसके सूक्ष्म बीजाणुओं को
पाउडर, स्प्रे, भोजन और पानी में भी डाला जा सकता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में लगभग एक सदी से एंथ्रेक्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कुछ दशक पीछे जाएं, तो अप्रैल और मई 1979 में यूएसएसआर में एक असामान्य एंथ्रेक्स महामारी सामने आई, जिसके चलते 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सोवियत अधिकारियों ने इसके लिए दूषित मांस के सेवन को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में गलती से इन बीजाणुओं के फैलने की वजह से ऐसे हालात बने। इसके बाद एक अन्य मामला वर्ष 2001 में देखने को मिला, जब एंथ्रेक्स बीजाणुओं को जानबूझकर अमेरिकी डाक प्रणाली के जरिए मेल किए गए पत्रों में डाल दिया गया था। इससे लगभग 22 लोगों में एंथ्रेक्स के संक्रमण का मामला सामने आया था और जिनमें से 5 की मौत हो गई थी। अगर इस तरह का मामला आज के समय में सामने आता है, तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एंथ्रेक्स संक्रमण मानव सभ्यता और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अब इन सब मुद्दों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो ऐसे में एंथ्रेक्स संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक तौर पर पशुओं में 100% एंथ्रेक्स टीकाकरण की दिशा में काम करने की जरूरत है। वहीं पशुओं के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रखने वाले व्यक्तियों को न केवल इस संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, बल्कि उनके लिए टीकाकरण के प्रयासों को भी तेज किए जाने की दरकार है। जैसा कि हम चर्चा कर ही चुके हैं कि एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया का उपयोग जैव आतंकवाद के तौर पर भी किया जा सकता है। तो ऐसे में जैविक हथियार के रूप में एंथ्रेक्स का इस्तेमाल न हो सके, इसके लिए जैविक हथियार सम्मेलन के प्रावधानों को वैश्विक स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि 1972 में जैविक हथियार सम्मेलन ने जैविक हथियारों पर व्यापक तौर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके अलावा जैव आतंकवाद को रोकने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी इसके लिए एक पहल शुरू कर सकती है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। एंथ्रेक्स क्या है? क्या इसका प्रयोग जैविक हथियार के तौर पर किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।